देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भारत का हजारों वर्ष का इतिहास है। किसी भी युग में भारत ने किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया है। आज भी यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है, उस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई देश जो है, उसमें एक गौरवपूर्ण रूप से हिंदुस्तान का नाम दिया जाता है। जब हिंदुस्तान के लोग पीस कीपिंग फोर्स में जाकर के दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है। लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हर आयु में, हर युग में, हर अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का, नया पाने का मकसद गति देता है। वरना तो मैं समझता हूं जिंदगी रुक जाती है। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है, तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। तो मैं समझता हूं कि, और ये बात सही है, कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है। वरना मान लिया था पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब, और हम जब कर रहे हैं पहले
एक दिन में जितने रास्ते बनते थे, आज करीब करीब 3 गुना हम बना रहे हैं। पहले जितना काम एक दिन में होता था, वो आज 3 गुना होने लगा। रेल की पटरी डालनी हो, रेल की डबल लाइन करनी हो, सोलर एनर्जी लगानी हो, टॉयलेट बनाने का काम हो, हर चीज में। और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों को अपेक्षा है, क्योंकि भरोसा है। आप मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? और इसलिए मैंने लाल किले पर से एक नए तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया था। मैंने कहा, अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी। फोन पे बात करते माँ देखते, बात बंद करो, किससे बात करती, किसके बात करती। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। ये बात मैंने लाल किले से कही थी। और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, सरल। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। हर पल शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए कभी
त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। कोई कल्पना कर सकता है नोटबंदी? आप अगर टीवी खोल करके देखोगे तो नोटबंदी मतलब, मुझे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिले थे, तो वो कह रहे थे मोदी जी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बोले मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि मेरा दोस्त गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे बोले यार तुमने जब नोटबंदी की तो, क्योंकि वेनेजुएला में उसी समय चल रहा था, उनके पड़ोसी हैं लोग, तो उनको पता था, तो बोले मेरी पत्नी और हम दोनों चर्चा करते थे, मेरा दोस्त गया। 86% करेंसी कारोबारी व्यवस्था से बाहर हो जाए, टीवी के पर्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ धुआंधार आक्रमण हो, लेकिन ये देशवासियों प्रति मेरा भरोसा था कि मेरा देश ईमानदारी के लिए जूझ रहा है। मेरा सामान्य देश का नागरिक ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने को तैयार है, करने को तैयार है। अगर ये मेरे देश की ताकत है तो मुझे उस ताकत के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी परिणाम आप देखते हैं, मोदी तो निमित्त है, और एक्चुअली मोदी की जरूरत है। जरूरत क्या है? किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा कचरा फेंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी है तो देंगे किसको? तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों पर कोई पत्थर नहीं पड़ रहे हैं, कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, कोई गालियां नहीं दे रहा है। मैं अकेला हूं, लेता रहता हूं, झेलता रहता हूं।